गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम लोग स्ट्रैटेजीज और एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि मार्केट क्यों है और मार्केट की जो भी ऑपरेशनल चेन है वो क्या है। उसके बारे में काफ़ी सारा नॉलेज हम लोग ने लिया है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसके ऊपर थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। तो मार्केट में हम लोगों को काम करना है इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे काम करते वक्त हम लोगों को दो तरीके की एनालिसिस की बहुत ज़रूरत होती है। एक तो एनालिसिस होती है वो होती है फंडामेंटल एनालिसिस, और दूसरी जो एनालिसिस होती है उसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। नाउ व्हाट इज एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन दिस टू, फंडामेंटल एंड टेक्निकल? फंडामेंटल एनालिसिस जो होती है उसमें हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स और नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे उनका ग्रोथ रेट क्या है, उनकी डेप्थ क्या है, उनकी मार्केट कैपिटल क्या है, फिर उन लोगों का एनुअल जो इनकम है, उनका रेवेन्यू है या उनका प्रॉफिट है, उनका सेल है या उनका जो भी लॉस है, वो सारी काफ़ी चीज़ें जो होती है उसमें हम लोग उस पर गौर करते हैं और अपनी एक एनालिसिस बनाते हैं कि हम लोगों को क्या खरीदना है और कौन सा शेयर्स में हम लोगों को लॉन्ग टर्म में रहना है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस। दूसरी जो एनालिसिस होती है उसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि जो आप लोग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक्स सिलेक्ट करते हैं जिसमें हम लोग लॉन्ग टर्म में काम करना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है कि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को हम लोग अपनी तौर से ट्रेडिंग में या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में वो कैसे उसको कन्वर्ट करके अपना प्रॉफिट बुक करे या अपना ट्रेडिंग करे, उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस होती है। इसमें एक लाइन में अगर दोनों का डिफरेंस मैं बताऊं तो ये है कि फंडामेंटल एनालिसिस विल टेल यू व्हाट टू बाय एंड टेक्निकल एनालिसिस टेल्स यू व्हेन टू बाय। इज इट क्लियर? फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो आप लोगों को पता करती है कि आप लोगों को क्या खरीदना है मार्केट में, कौन सा स्टॉक आपको खरीदना है, और टेक्निकल एनालिसिस आपको बताती है कि उस स्टॉक को आपको कब खरीदना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तो आपको बहुत सारा समझ में आएगा। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर आप लोगों सबको मालूम है, अगर आपके घर के जो प्रोडक्ट्स है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, उसको आप लोग अगर देखो तो उस पर यूनिलीवर का यू करके जो एक ट्रेडमार्क होगा, तो वो सब जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स है। आपका जो भी सोप है या फेस पाउडर है या बहुत सारी चीज़ है, फिर मैं उसको गिनाऊंगा नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर इज वेरी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट या स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसपे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट बीच में ये कोरोना को इम्पैक्ट के दौर पे हम लोगों ने देखा है कि इसका जो रेट है वो 2000 के नीचे डाउन हुआ था। फाइन, और लोगों को लगा कि ये 2000 के नीचे और जाएगा तो वी विल वेट फॉर द अनदर डाउन, और जब ये नीचे जाएगा तब उसको हम लोग खरीदेंगे। फाइन, तो बहुत सारे लोगों ने उसका वेट किया, बट हुआ ये कि मार्केट में उसका रेट जो है 2000 के ऊपर खुला और वो कंटिन्यूअसली 2500 को टच किया उसने। ठीक है, तो 2500 को टच करने के बाद बहुत सारे जो इन्वेस्टर थे उनको लगा कि उसका अभी बूम चालू हो गया। ठीक है, तो उन्होंने उस पर इन्वेस्टमेंट कर दी। अभी 2500 का स्टॉक है, समझो मैं 10 भी शेयर्स उसमें लेता हूँ तो यू कैन इमेजिन कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाए। ठीक है, तो जो मिडिल क्लास जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उन्होंने अपना अपना पैसा उठा के उसमें लगा दिया। अभी हुआ ये कि 2500 के बाद में ये शेयर जो है वो गिरना शुरू हो गया। वो 2000 के लेवल पे आया, उसके बाद में वो 1900 पे आया, 1800 पे आया, फिर बाद में जाके रुक के 18 और 19 के बीच में
वो रुक गया वहां पे जाके। और हुआ ये कि इन्वेस्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना एवरेजिंग करते हैं, अपना जो होल्डिंग है उसको एवरेजिंग करते हैं। आप लोग समझिए, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि 2500 में मैंने 10 शेयर्स खरीदे 25,000 की इन्वेस्टमेंट में, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 2000 हो गई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो 2000 होने के बाद इन्वेस्टर क्या करता है, उसमें और अपने 10 शेयर्स उसमें डालता है, 20,000 और इन्वेस्ट करता है। फाइन, 20,000 इन्वेस्ट करने के बाद में मुझे लगा कि उसका 2000 को वो क्रॉस करके और नीचे आ रहा है स्टॉक, तो वो 1800 में आ गया। अभी 1800 होने के बाद इन्वेस्टर फिर डर गया कि मेरे ऑलरेडी 45,000 उसमें लगे हैं और ये स्टॉक और नीचे आ रहा है, तो आई हैव टू एवरेज, क्योंकि मुझे ये लॉन्ग टर्म के लिए देखना है। तो एवरेज करते वक्त मुझे और 18,000 की रेंज पे 10 शेयर लेने के लिए और 18,000 की क्या करनी पड़ी, इन्वेस्टमेंट उसमें करनी पड़ी। तो 45 ऑलरेडी थी, अभी 45 प्लस 18, 18,000 लेके मैंने 1800 के 10 शेयर्स और उसमें जुड़ गए। इस टाइप से मेरा एवरेज कॉस्ट है जो 2500 था, तो 2500 में मैंने 10, 2000 पे 10 और 1800 में 10, ऐसे तीन को एवरेज करके मेरा जो एवरेज है वो अभी आ गया 1900 तक। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मतलब जो मेरी 2500 की जो खरीदी थी, अभी वो उसका एवरेज कितना हो गया, 1900। तो दिस इज द एवरेजिंग स्टाइल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो भी इन्वेस्टर्स या जो भी मेंबर्स उसमें लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं, तो उनको इस टाइप से अगर एवरेजिंग करते रहेंगे तो उसको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है। तो अगर आप लोगों के पास पैसे है तो आप लोग डाउन होते हैं तभी आप लोगों को उसमें इन्वेस्टमेंट लाना है, फाइन। बट मेरा ये पॉइंट है कि एज अ मिडिल क्लास पीपल, नॉट लैविशली फंडेड और बैकग्राउंड विद द फैमिली, तो हम लोग इतने पैसे बार बार कितने बार उसमें लगाएंगे, दिस इज माई क्वेश्चन। तो मेरा प्रॉब्लम ये था, तो इसके लिए उसका जो आंसर है, तो आंसर इज टेक्निकल एनालिसिस। समझ आ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल में मुझे पैसे डालना ही है, एवरेज करना ही है उसमें। टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको मालूम है तो आप लोगों को पता होगा कि उसको जो एवरेज करना है, तो हर एक लेवल पे एवरेज नहीं करना है, तो उसका एग्जैक्ट जहां पे बूम होता है या उसका ब्रेकआउट निकलता है, तो वो ब्रेकआउट के ऊपर आप लोगों को एवरेजिंग करना है। अभी मैं दूसरी तरह से आपको समझाता हूँ। 2500 का रेंज था, तभी मैंने 10 शेयर्स लिए। फंडामेंटल स्ट्रांग था, इसके लिए मैंने उसको 2500 के 10 शेयर्स 25,000 में खरीदे, फाइन। टेक्निकल एनालिसिस मुझे मालूम थी, इसके लिए मैंने चार्ट देखे उसके, और ये स्टॉक गिर रहा था, तो आई विल वेट फॉर अनदर सम टाइम। अभी कितने टाइम के लिए रुकेंगे, तो टेक्निकल एनालिसिस जब तक आपको बताती नहीं है कि ये स्टॉक अभी ये ऊपर चालू हो गया, ऊपर जाना चालू हो गया, नीचे के लेवल में था, अभी ये ऊपर चालू हो गया। फॉर एग्जांपल 2500 में मैंने खरीदा था, वो डाउन होके 1800 में आ गया, नहीं, अभी 1800 से वो ऊपर जाना चालू हो गया। जैसे मुझे सिग्नल मिलता है टेक्निकल एनालिसिस में कि ये स्टॉक अभी ऊपर जाना शुरू हो रहा है, तो वो लेवल पे मैं मेरा एवरेजिंग कर सकता हूँ, हर एक लेवल पे नहीं करूंगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल कहता है कि कौन से स्टॉक्स आपको खरीदना है, और टेक्निकल एनालिसिस कहती है कि आपको ये स्टॉक्स कभी खरीदना है। तो आई एम क्लियर। तो हम लोग अभी आज की सेशन में हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सोचेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस देखने के लिए मैंने एक वेबसाइट आपको बताई थी, screener.in। आप लोगों ने, काफी सारे लोगों ने उसको देखा भी होगा। हम लोग यहाँ पे अभी विंडोज शेयर करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस कैसे होती है उसका एक एग्जाम्पल जो है, लाइव एग्जाम्पल जो है, वो हम लोग देखेंगे। अगर किसी को क्वेश्चन है टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस, तो आई विल वेट फॉर अनदर 1-2 मिनट्स। अगर किसी को क्वेश्चन है तो काफी सारा हेल्प बाकी लोगों को भी हो सकता है। यस, किसी को अगर क्वेश्चन है, यस, चैट पे कोई तो है, लेट मी चेक। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, मेक मी देयर, फाइन, ओके। सो I will sharing a screen with you.
तो यहाँ पे screener.in ये वेबसाइट जो है, ये वेबसाइट हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं जिन लोगों का इस पे अपने अपने जो लॉगिन है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पता है ये, अगर आपके लॉगिन है तो आप लॉगिन करिए। मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। अगर आपका लॉगिन आईडी इसमें नहीं है तो यू हैव टू रजिस्टर्ड फर्स्ट। तो मेरा लॉगिन रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे, तो मैं मेरा लॉगिन कर रहा हूँ। यू कैन लॉग इन विद द गूगल ऑल्सो। तो मैंने ये लॉगिन कर लिया मेरा। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को जिस कंपनी के बारे में फंडामेंटली उसका स्टडी करना है, तो वो स्टॉक जो है ये आपको यहाँ पे कंपनी सर्च यहाँ पे लिखा है, सर्च विंडो में आपको लिखना है। अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ITC। ITC का स्टॉक मैंने यहाँ पे लिया है और ये ITC के डिटेल्स है आपके सामने यहाँ पे है। ITC का मार्केट कैपिटल, ITC बुक वैल्यू, ROC, ये बहुत सारी चीजें हैं। बट इससे ये सारे जो एनालिसिस है इसमें हम लोगों को किसके ऊपर ध्यान देना है वो हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी। अभी डेब्ट टू इक्विटी जो है वो है कर्जा, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। अगर कोई कंपनी के ऊपर कर्जा है तो क्या होगा कि उनको जो भी प्रॉफिट मिल रहा होगा उसमें से वो परसेंटेज ऑफ शेयर जो है वो लोन अमाउंट में उसको देना पड़ेगा। मतलब लोन अमाउंट में अगर देते हैं तो शेयर होल्डर्स का जो वैल्यू होती है या शेयर होल्डर की जो भी अर्निंग होती है उस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप लोग ये कंपनी, जो कंपनी पे ऑलरेडी कर्जा है, वो कंपनी में अगर आप लोग इन्वेस्ट करोगे तो क्या होने वाला है, आगे चल के आप लोगों को बिग लॉस भी हो सकता है। हो सकता है, आई एम नॉट टेलिंग यू कि होगा ही, बट हो सकता है। बिकॉज व्हाट हैपन, ये डेब्ट टू इक्विटी जो है ये कर्जे के बारे में है और काफी सारे सेक्टर ऐसे हैं कि जो लोगों से कर्जा अगर नहीं उठाएंगे तो वो सेक्टर जो है, वो पर्टिकुलर कंपनी जो है वो नहीं चल सकती है। कैन यू टेल मी कि कौन सा सेक्टर ऐसा है कि जो डेब्ट पे चलता है? बैंक्स, फाइनेंशियल सर। एनीबॉडी? यस यस। रियल एस्टेट, सॉरी, आई कांट हियर यू। रियल एस्टेट, रियल एस्टेट, रियल इस्टेट, ओके, रियल इस्टेट। बैंकिंग, सॉरी, बैंकिंग सर। बैंकिंग, यस एग्जैक्टली, बैंकिंग सेक्टर। तो डेब्ट टू इक्विटी, जैसे बोला जाता है कि जहाज में अगर होल है तो वो जहाज लेके आप लोग पानी में जाओगे क्या? तो नहीं जाएंगे, फाइन। बट ऐसे जहाज है कि जिसमें होल होते हैं, तो दैट इज द एक्सेप्शनल, ये भी आप लोग देख के चलिए, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि डेब्ट टू इक्विटी जीरो ही होना चाहिए, कर्जा नहीं होना चाहिए। बट बैंकिंग सेक्टर ऐसा है कि लोगों को सामने से पैसा देने के लिए उन लोगों को इंस्टीट्यूशन से या कोई बड़ी फर्म से उन लोगों को पैसा उठाना पड़ता है। अगर वो लोग सामने से पैसा नहीं उठाएंगे तो अपने कस्टमर्स को वो लोग लोन कैसे देंगे? और अगर जब तक लोन नहीं देंगे तो उसका लोन रीपेमेंट है या इंटरेस्ट पार्ट है, वो जो जमा होगा, तो दैट विल बी द अल्टीमेटली प्रॉफिट फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी और पर्टिकुलर सेक्टर। तो ये डेब्ट टू इक्विटी जो है वो काफी सारे, जैसे रियल इस्टेट में भी बोला गया है कि रियल इस्टेट में लोग पैसे उठा के रखते हैं क्योंकि उनके पास उतना पैसा होता नहीं है। तो रियल इस्टेट इज ऑल्सो लाइक दैट कि उसमें हम लोगों को इक्विटी जो है वो डेब्ट के ऊपर चलती है, वो कंपनी जो है वो डेब्ट के ऊपर चलती है। और जो कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं होना चाहिए, ऐसे भी कंपनी के ऊपर अगर कर्जा है तो लेट मी क्लियर कि आप लोग उसकी जो है एनुअल रिपोर्ट जो है वो एनुअल रिपोर्ट में जाके देखिए पहले कि उसका डेब्ट टू इक्विटी या टोटल डेब्ट कितना है, टोटल एसेट कितने हैं। अगर सामने एसेट ज्यादा है और डेब्ट कम है
तो यू कैन थिंक फॉर द इन्वेस्टमेंट। ये मैं सेकेंड ऑप्शन बोल रहा हूँ। अगर आपको कंपनी बहुत अच्छी लग रही है बट बिकॉज ऑफ दिस डेप्थ अगर आपको उसमें नहीं जाना है तो दिस इज द एनालिसिस, उस पर हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। एसेट ज़्यादा है कंपनी के पास, अपने खुद के एसेट्स, सामने डेप्थ जो है वो उस पे ऊपर वो भारी हो सकता है। सेकेंड थिंग, आप लोग उसके एनुअल रिपोर्ट में जाइए और एनुअल रिपोर्ट उसकी चेक करिए। हर साल अगर उसकी डेप्थ जो है वो हर साल कम हो रही है, मतलब वो लोग अपने प्रॉफिट से उसका रीपेमेंट कर रहे हैं डेप्थ का, तो दैट इज अ गुड साइन फॉर द कंपनी। और आगे चल के उसका डेप्थ जो है वो जीरो हो सकता है, तो दैट इज अ साइन फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो पहले तो है कि डेप्थ शुड बी जीरो, ये एक फर्म लाइन है। लाइन आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें रेयर इनटू रेयर केस अगर वो रियल इस्टेट है, रियल इस्टेट में मैं बोलूंगा कि रियल इस्टेट से आप लोग थोड़े लंबे रहिए। बट फॉर बैंकिंग, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ बैंकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो आप लोगों को उसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो है थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा, या तो आपको देखना पड़ेगा कि एनुअल रीपेमेंट उसका डेप्थ का कितना है। फाइन। दूसरा जो उसका होता है मेन ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, और पीई, प्राइस टू अर्निंग, ये दो जो है रेशो है। हम लोग अभी इसके ऊपर बाद में आएंगे, हम लोग पीपीटी पहले क्लियर करेंगे और पीपीटी क्लियर करने के बाद आप लोगों को काफी सारा नॉलेज उसके ऊपर आ जाएगा, तो बाद में हम लोग स्क्रीनर के ऊपर उस पर चेक करेंगे कि उसका क्या होता है। बिफोर दैट हम लोग यहाँ पे सेल्स ग्रोथ, जो मैंने बोला कि आपको फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स और नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स इसमें देखने होते हैं, तो ये स्क्रीनर के ऊपर आप लोग उसका डिविडेंड यील्ड भी देख सकते हैं कि कंपनी में डिविडेंड कितना बांटा है, फिर सेल्स ग्रोथ कंपनी का कितना है, कंपनी की फेस वैल्यू क्या है, और प्रमोटर होल्डिंग, ये सबसे बड़ी चीज होती है, प्रमोटर होल्डिंग। अगर प्रमोटर जो है, ये प्रमोटर होल्डिंग जो है, ये एक्चुअली फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में मैंने मेरी एक पीडीएफ फाइल बनाई है, आई विल शेयर विथ यू आफ्टर दिस सेशन। तो आप लोग वो पढ़ के भी उसमें काफी सारा नॉलेज जो है वो ले सकते हैं। बट फॉर टाइम बिंग स्क्रीनर पे ये फर्स्ट पेज जो है, ये फर्स्ट पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको काफी सारी नॉलेज कंपनी के बारे में आ जाती है। इसमें तो सबसे पहले है डेप्थ टू इक्विटी रेशो, ये जीरो होना चाहिए। कंपनी की वेबसाइट क्या है वो आपको यहाँ पे पता चलती है। फिर बाद में प्राइस टू अर्निंग क्या है, और उसका ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ये क्या है। नाउ व्हाट इज पी एंड व्हाट इज पीएस, ये हम लोग देखेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे डेप्थ टू इक्विटी रेशो, और काफी सारे चीजें जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस में देखनी चाहिए, वो हम लोग देखेंगे। फाइन। तो यहाँ पे मैं दूसरी एक शेयर कर रहा हूँ विंडो आपके साथ। इज इट विजिबल टू यू? सब लोग देख पा रहे हैं? हाँ हाँ सर। Yes. थोड़ा फीडबैक देना, क्योंकि क्या है कि मैं जब यहाँ से ऑफ हो जाता हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है फीडबैक के लिए। Yes, sir. तो थैंक गॉड कि यू आर देयर। सो पॉइंट्स टू बी चेक फॉर फंडामेंटल एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट शुड बी द मार्केट कैपिटल। मार्केट कैप मीन्स मार्केट कैपिटल क्या है। नाउ मार्केट कैपिटल, उसका एक पर्टिकुलर एक फॉर्मूला है। ये सब फॉर्मूले हम लोग देखेंगे आज, बट जस्ट डिस्कस करते हैं उसके पहले कि व्हाट इज मार्केट कैपिटल। मार्केट कैपिटल जो होता है वो ऊपर नीचे होते रहता है। इट इज डिपेंड अपॉन द शेयर प्राइस। अभी शेयर प्राइस अगेन जो है टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे कि वो कैसे और कैसे ऊपर नीचे होती है। सो मार्केट कैपिटल जो है वो आपके जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है। नाउ शेयर्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक आउटस्टैंडिंग और एक प्रमोटर्स के शेयर्स। तो प्रमोटर्स के शेयर्स छोड़ के आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय करंट रेट, तो आप लोगों को उसका मार्केट कैपिटल मिल जाता है। आई विल शेयर दिस पीपीटी विथ यू, नो प्रॉब्लम। आप लोग सिर्फ फंडामेंटली उसका जो एनालिसिस है उसके पॉइंट्स आप लोग नोट करिए कि क्या क्या आप लोगों को देखना है, सो दैट यू कैन चेक इट विद द screener.in, so that will be the easy for you. So EPS जो है दूसरा है अर्निंग पर शेयर। सपोज कोई कंपनी प्रॉफिट करती है तो वो प्रॉफिट जो है अपना नेट प्रॉफिट जो है
मतलब ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट तक उसके काफी सारे जो ड्यूज होते हैं वो पेमेंट पे आउट करते हैं। काफी सारी कंपनी, जो आपने देखा होगा कि बजाज फाइनेंस ने इस बार रिजल्ट डिक्लेयर किए, तो उन लोगों ने अपना जो रिजल्ट है वो लॉस में प्रेजेंट किया। मगर आप लोग ये ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो है वो उसके बीच में अगर उसकी एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बजाज फाइनेंस में अपने जो रिजर्व्स जो है वो रिजर्व्स 3 टाइम्स बढ़ाए हैं। समझ में आ रहा है? तो जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उधर से आपको जो ड्यूज देने होते हैं या कंपनी के लिए कुछ भी R&D के लिए पैसे रखने हैं या कुछ फ्यूचर के लिए उसको बचा के रखने हैं कंपनी को पैसे, वो बचाने के बाद में आप लोगों को ये जो शेयर्स में आपको जो इनकम होता है वो आपको मिलता है। ओके, सेकेंड थिंग इज प्राइस टू अर्निंग। प्राइस टू अर्निंग जो होता है ये मैं बोलूंगा कि इट्स लाइक रेट ऑफ अ फ्लैट। जो स्क्वायर फीट रेट होता है वो स्क्वायर फीट रेट जो है इट इज जस्ट लाइक दैट। कोई भी स्टॉक का पीई रेशो जो है, पीई रेशो ये जैसे फ्लैट के रेट के हिसाब से, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखते हो कि टाउन साइड पे जो फ्लैट्स के रेट्स है कंपैरेटिवली टू दी सबर्बन और एमएमआरडी सेक्शन में जो भी फ्लैट्स है उनके जो रेट्स है उसमें काफी सारी गिरावट होती है, काफी सारा डिफरेंस होता है उसमें। फॉर एग्जांपल अगर टाउन में आप लोग देखते हो कि 75,000 का अगर पर स्क्वायर फीट फ्लैट का रेट चल रहा है, तो वही आप लोग अगर कल्याण, डोंबिवली उस टाइप वो साइड पे जाओगे तो उसका जो रेट है वो आपको कम ही दिखेगा। और व्हाट आई एम टेलिंग यू कि पीई रेट जो है वो किसी किसी कंपनी का जो है वो ज्यादा होता है और हो सकता है, बट उसके लिए वो कंपनी को इग्नोर करना नॉट नेसेसरी। तो आप लोगों को अगर आईटी सेक्टर में आप जाओगे तो आईटी सेक्टर में पीई रेशो जो है वो ज्यादा ही होगा। पीई रेशो कम होना चाहिए, इट्स फाइन, बट फॉर सम रीजंस, जैसे मैंने डेब्ट टू इक्विटी के बारे में बोला वैसे ही पीई के बारे में। डेब्ट टू इक्विटी रेशो मैंने बताया, फेयर वैल्यू जो है ये भी है, देन प्राइस टू बुक वैल्यू, रेवेन्यू, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years, 5 साल का उसका प्रॉफिट, और बेटा इज द वोलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक। लेट मी कंप्लीट दिस विद द पीपीटी। सो मार्केट कैपिटल अगर आप देखते हो तो स्क्रीनर पे आप लोगों को जाने के बाद आप लोगों को अगर कंपनी सिलेक्ट करनी है तो कोई भी कंपनी का मार्केट कैपिटल शुड बी 10 बिलियन, दैट मीन्स 5,000 करोड़ रुपीज। उसके कम वाली कंपनी में कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करिए अकॉर्डिंग टू दी फंडामेंटल लॉ। ओके, अभी ये जैसे मैंने बताया कि आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ शेयर जो मार्केट में रेट चल रहा है, तो इसके लिए ये जो रेट्स है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये स्टॉक प्राइस जो है वो कम नीचे होती रहती है। फाइन, नाउ इंटरेस्टिंग इज अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर जैसे मैंने बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट में से जो भी ड्यूज है वो डिडक्ट होने के बाद नेट इनकम होती है, नेट इनकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो वो जो है आपका अर्निंग पर शेयर आता है। मतलब हर एक शेयर होल्डर को कितना पैसा कंपनी देती है या दे सकती है। सेकेंड इज पी रेशो। पी रेशो जो है करंट स्टॉक प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस, मतलब आपका जो करंट स्टॉक प्राइस है 186 डिवाइड बाय 813, तो पी रेशो बोला जाता है कि वो 1 to 20 के बीच में वो होना चाहिए, 1 to 20 के बीच में वो होना चाहिए। सेकेंड, डेट टू इक्विटी रेशो, इसके बारे में हम लोगों ने बोला है। प्राइस टू बुक और प्राइस टू बुक रेशो, ये रेशो जो होता है वो आपको स्टॉक अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है वो बताता है। कंपनी का स्टॉक प्राइस डिवाइड बाय बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू आपको स्क्रीनर पे मिल सकती है। तो बुक वैल्यू जो है वो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आप लोगों को पीवी रेशो मिलता है। ये पीवी रेशो अगर लो है तो उसका मतलब है कि ये स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड मतलब ये आपको डिस्काउंट के तौर पे मिल रहा है, ये आज की तारीख में वो नीचे चल रहा है बहुत, उसका प्राइस जो है वो डाउन है। 0 to 2 अवॉइडेबल इन सम केसेस, ये 0 to 2 जो है वो उसका सिनेरियो दिया है, आप लोग ये भी नोट करिए कि पीवी रेशो अगर आप देखते हो तो उसका 0 to 2 अवॉइडेबल इन सम केसेस। कैलकुलेटेड द फेयर वैल्यू
ऑफ स्टॉक बाय यूजिंग द फॉर्मूलाज। फेयर वैल्यू जो है वो पीई इंटू ईपीएस, जो हम लोग ने देखा इनकम पर शेयर और प्राइस टू अर्निंग, ये जो है ये आप लोगों को इंटू करने के बाद ये फेयर वैल्यू देगा, और ये फेयर वैल्यू जो है आपको बताएगा ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। उसके बाद में दूसरा एक आप लोगों को यहाँ पे चेक करना पड़ता है, दैट इज रेवेन्यू फॉर लास्ट 5 years, एंड द बेटा इज द वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या है कि स्टॉक में कितनी वोलेटिलिटी है, ये स्टॉक कितना ऊपर और नीचे जा सकता है। ये वोलेटिलिटी नॉर्मली अगर इंक्रीज होती है, ये जो वोलेटिलिटी अगर ज्यादा है तो उसमें ये स्टॉक में ज्यादा ये ऊपर भी जा सकता है और ज्यादा ये नीचे भी जा सकता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे बोलते हैं कि एक जिसका वैल्यूएशन जो है, बेटा वैल्यूएशन शुड बी 1, तो दैट विल बी दी, वो ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा ज्यादा नीचे भी नहीं जाएगा, सेफ जोन में रहेगा वो, तो दैट इज द बेटा। अगर उसका बेटा 14 है या 20 है तो ये स्टॉक ऊपर भी जा सकता है, बहुत सारा ऊपर जा सकता है, और बहुत सारा ड्रास्टिकली ये नीचे भी आ सकता है। तो दिस इज द मेन 8 पॉइंट यू हैव टू बी कंसिडर फॉर द फंडामेंटल एनालिसिस। नाउ चेक विद द screener.in। स्क्रीनर पे हम लोग देखेंगे अभी। स्क्रीनर की वेबसाइट पे आप लोगों को यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी आ रहा है, ईपीएस आ रहा है, इधर प्राइस टू अर्निंग आ रहा है। अगर कोई भी यहाँ पे, अगर किसी के भी वेबसाइट पे या किसी के भी डेस्कटॉप पे अगर कुछ रेशो नहीं आ रहा है तो यू कैन ऐड दैट रेशो फ्रॉम हियर। ओके, जैसे किसी के प्राइस टू अर्निंग नहीं मिल रहा है किसी को, या प्राइस टू सेल नहीं मिल रहा है, तो आप लोग यहाँ पे प्राइस टू सेल को यहाँ पे ऐड कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, और इसमें प्रमोटर होल्डिंग जो है वो, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊं। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो, उसकी चेंज इन प्रमोटेड होल्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रमोटर होल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग। होता क्या है कि अगर प्रमोटर अपनी कंपनी के खुद के स्टॉक्स अगर बेच देता है या उसको प्लेज करता है, तो दैट विल बी द रेड मार्क फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक। ध्यान में रखना, अगर प्रमोटर मतलब जो मेन कंपनी के ओनर है वो अगर अपने खुद के स्टॉक्स बेच रहा है, मतलब कंपनी में कुछ तो गड़बड़ी है और कंपनी के स्टॉक्स बीच में नीचे ऊपर हो सकते हैं। तो ये चेक करने के लिए आपको यहाँ पे एक रेशो होता है, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग। ये चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग अगर ये परसेंटेज में चेंज नहीं है तो आप लोगों को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सेकेंड थिंग, प्रमोटर होल्डिंग शुड बी समथिंग। प्रमोटर खुद अपने पास स्टॉक रखे तो दैट इज फाइन, वो अच्छा है, बट ऐसा नहीं है कि प्रमोटर होल्डिंग शुड बी 25% और 10%। अगर कंपनी बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाती है तो उसके बाद में प्रमोटर जो है वो अपना जो स्टॉक है वो बेच सकते हैं, और बेचने के बाद अगर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है तो दैट मीन्स दैट स्टॉक इज वेरी गुड। सेकेंड थिंग, ये चार्ट जो है ये लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट पे आपको पता चलता है कि एक साल में ये स्टॉक जो है ये कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, कौन से प्राइस पे वो नीचे आ रहा है। उसका बेस जो है ये रेंज पे 147.35, ये उसका क्या बोल सकते हैं, उसको सपोर्ट बोल सकते हैं उसका। ये स्टॉक जो है आईटीसी का बेस्ट सपोर्ट जो है 147 है, और करंटली ये स्टॉक जो है वो दिख रहा है आपको, तो मूविंग लाइक दिस। आज 196 पे चल रहा है वो। तो ये जो है आपको पूरे डिटेल इसके बारे में पता होगा। सेकेंड, पीयर कंपैरिजन भी आपको यहाँ पे मिलता है। आईटीसी कंपनी का पीयर कंपैरिजन जो है उसके साथ कौन कौन है, वीएसटी इंडस्ट्रीज है, गॉडफ्रे है जो सिगरेट बनाने वाली कंपनी है, गॉडफ्रे फिलिप्स जो है वो भी है, फिर बाद में गोल्डन टोबैको है। तो आप ये पीयर ग्रुप में आप देखते हो कि उसका
आईटीसी का स्टेक या आईटीसी का रैंक कहाँ पे है? ये पूरे ग्रुप में आईटीसी इज ऑन नंबर 1। यहाँ पे पी रेशो भी उसका 16.59 है, मतलब 20 के नीचे है, फाइन। डिविडेंड भी दे रही है कंपनी। क्वार्टरली प्रॉफिट जो है वो कम हो गया है, वो बिकॉज ऑफ कोरोना ओनली। सेल्स जो है, क्वार्टरली सेल्स है वो थोड़े डाउन हो गए। एंड दिस इज द ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये माइनस में नहीं जाना चाहिए। व्हाट इज दिस ROCE? ये ऊपर भी है यहाँ पे, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब कंपनी में जो भी लोगों ने अपना पैसा लगाया है, वो कैपिटल उन लोगों ने कैसे उसको यूटिलाइज किया है, उसको उन्होंने अगर माइनस में अगर ये जाता है, ये अगर माइनस में जाता है, तो आपको इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। उसमें इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। इज इट फाइन? उसके बाद में उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स है 2018 से, उसके रिजल्ट्स आपको आपके सामने है। ये जून का रिजल्ट है। इसमें आप अगर देखते हो तो नेट प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नेट प्रॉफिट आप देख लो, नेट प्रॉफिट उसका कंटिन्यूसली ग्रोथ होना चाहिए। पहले शुरुआत में ग्रोथ था, अच्छा ग्रोथ है, यहाँ तक बहुत अच्छा ग्रोथ है। दिसंबर 2019 से ये थोड़ा सा नीचे आ गया, उसके बाद में फिर भी नीचे आ गया, और अभी ये कोरोना इम्पैक्ट में ये क्वार्टर में तो और भी नीचे आ गया। तो मैं समझ सकता हूँ कि दिस इज कोरोना इम्पैक्ट जिसमें ये नीचे आ रहा है। बट अगर ओवरऑल आप देखो तो कंपनी का रिपोर्ट जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी आप चेक कर लो, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑल्सो ग्रोइंग, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वार्टर में थोड़ा मार्क आया उसने। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है इसकी, इसका सेल्स क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, डिविडेंड पे आउट जो है, डिविडेंड पे आउट भी ये लोग कर रही है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ये trainer.in पे मिलती है, ठीक है। फिर बाद में बैलेंस शीट रेशियोज जो है वो भी आपको यहाँ पे पता चलते हैं। बैलेंस शीट पे टोटल एसेट उसके कितनी है वो आपको पता चलता है। रिजर्व्स कंपनी के कितने हैं वो आपको देखो, यहाँ पे भी आपको देखा होगा कि मार्च 2020 में कंपनी ने रिजर्व जो है वो अपने बढ़ाए हैं। मतलब ये कोरोना इम्पैक्ट की वजह से हर कोई कंपनी जो है वो सस्टेन होना चाहती है, तो इसकी वजह से हर एक जन अपना जो रेवेन्यू है वो रिजर्व कर रहा है, थोड़ा सा रिजर्व कैपिटल में वो डाल रहे हैं। कैश फ्लो कंपनी का दिख रहा है यहाँ पे। नेट कैश फ्लो जो है वो मार्च 2018 में -166 था, बट मार्च 2019 से वो बढ़ रहा है। दैट मीन्स कैश फ्लो अगर कंपनी का अच्छा है, मतलब रिकवरी कंपनी की अच्छी है, कंपनी का सेल्स अच्छा है, और काफी सारी चीजें उसके अच्छे आ रहे हैं। ROC मैंने जो बताया इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लोग अपना पैसा कैसे यूज कर रहे हैं, वो भी देखो आप यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि आईटीसी का जो ग्रोथ है, ROC ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। कोरोना इम्पैक्ट की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा वो डाउन है, बट स्टिल आई मस्ट से कि ये बहुत अच्छा जा रहा है। सो आईटीसी इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर आप देखोगे यहाँ पे उसका, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो काफी सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स उनके साथ आज भी जुड़े हैं। मार्च के बाद दिसंबर में देखो 15.18 फॉरेनर्स जो थे, फॉरेनर इंस्टीट्यूशन वाज इन्वेस्टिंग इन आईटीसी। उसके बाद में अगर मार्च में देखो तो उसका 14.65 है। मतलब वो लोगों ने इतना सारा स्टेक लेके नहीं गए है, काफी सारा स्टेक यहाँ पे है। और उसके बाद में जून के क्वार्टर के बाद में बहुत कम लोग जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स उसमें से चले गए हैं। ये रेशो आप देख सकते हो। अगर फॉरेन इन्वेस्टर उसमें से काफी सारे पैसे लेके जा रहे हैं, ऐसा अगर दिखता है, तो यू बी अलर्ट, वो कंपनी से थोड़ा आपको दूर रहना पड़ेगा। ये है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आप अगर देखो तो वो भी वही रेट पे है, काफी सारा डिफरेंस जो है वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मगर आप पब्लिक देखो तो पब्लिक इज इन्वेस्टिंग इन आईटीसी नाउ, देख रहे हैं आप यहाँ पे
सितंबर में 14.24 था, जो मार्च 2020 में 14.89 हो गया, जून में अभी वो बढ़ के 43.31 हो गया। मतलब people are relying on this ITC and people are investing in this ITC। समझ में आ रहा है आपको? तो दिस इज द फंडामेंटल एनालिसिस। एक एनालिसिस के लिए मैं आपको ticker.in, ये क्विकली आपको दूसरा एक दिखाता हूं। टिकर टेप, ये दूसरी नोट करना प्लीज, tickertape.in, because I just want to finish this fundamental आज के आज। What is this thing? tickertape.in ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट पे मैं दूसरा एक स्टॉक लेता हूं, यहाँ पे हिंडाल्को इंडस्ट्री। This website is also for the fundamental analysis and something more, जहां पे इंस्ट्रिंसिक वैल्यू जो है वो आपको पहले पता चलती है। करंट प्राइस इज लेस देन द इंस्ट्रिंसिक वैल्यू। आपकी आज की तारीख की जो रेट है, ये कंपनी का जो रेट चल रहा है आज की तारीख में, वो है 183.80। ये रेट जो है इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे है। करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर ये इंट्रिंसिक वैल्यू ऊपर है, दैट मीन्स स्टॉक इज गुड और ये आगे चल के बहुत अच्छा काम करने वाला है। ठीक है। डिविडेंड रिटर्न इसमें बताती है, डिविडेंड उसने नहीं बांटा है। सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंट्री पॉइंट इसमें है या नहीं है, इसमें आप लोगों को इन्वेस्ट करना है आज की तारीख में या नहीं, वो आपको यहाँ पे बताते हैं। तो एंट्री पॉइंट, गुड टाइम टू कंसीडर, उन्होंने क्या बोला है, गुड टाइम टू कंसीडर दिस स्टॉक। देन नो रेड फ्लैग्स, ये जो है, ये जैसे मैंने बताया कि ROCE अगर उसका रेशियो घट रहा है, या सेल्स उसके घट रहे, या प्रॉफिट उसकी घट रही, या प्रमोटर ने कुछ अपना जो स्टॉक्स है वो प्लेज किया है, ये कुछ काफी सारे जो फंडामेंटल एनालिसिस में जो पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, वो कलेक्टिवली आपको यहाँ पे बताता है कि ये कंपनी में नो रेड फ्लैग्स, मतलब आप लोगों को ये ग्रीन सिग्नल है। ठीक है। उसके बाद में फोरकास्टिंग देखिए, उसकी फोरकास्टिंग जो है, 91% एनालिसिस हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर्स कैन बाय दिस स्टॉक। 91% लोग बोल रहे हैं कि हिंडाल्को में आप अपना स्टॉक लगा सकते हो। I am telling you for the educational purpose only. I am not considering Hindalco for my long-term portfolio. Please underline this. Please underline this. For educational purpose, we are discussing the website and not the stock. What to check? That we have discussing here कि forecasting में हम लोग उसको कैसे देख सकते हैं। Now come to the financial part. Financial में higher than industrial revenue growth, higher than industrial growth. So over the last 5 years, revenue has grown at the yearly rate. देखा, higher than industrial net income. इंडस्ट्रियल में जो चल रहा है, पीयर ग्रुप में जो चल रहा है, उसके ऊपर ये चल रहा है, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। मतलब ये सब सारी चीजें जो है इनकम स्टेटमेंट में आपको पॉजिटिव इसके बारे में दिख रही है। देन कम टू द रेशियोज। फाइनेंशियल ईयर 17 में नेट इनकम देखो, यहाँ पे कोरोना इंपैक्ट है, इसके लिए 5.4 से लेके वो 3.7 तक आ गया, इट्स फाइन। पे आउट रेशियो भी इसका दिख रहा है यहाँ पे। देन कम टू द सेकेंड पार्ट, पीयर्स, जो मैंने बोला आपको कि पीयर ग्रुप कैसे है उसका। तो पीयर ग्रुप में हिंडाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, एमएमपी इंडस्ट्री एंड दिस अनदर कंपनीज देयर। तो उसमें आप लोगों को उसका पीई रेशियो, पीबी रेशियो एंड डिविडेंड जो है वो आपको पता चल रहा है। जैसे आपको पता है कि 1:20 पीई रेशियो इज फाइन, तो इसमें ये पीई रेशियो में ये बैठ रहा है। पीबी इज ऑल्सो लेस, मतलब ये ओवर वैल्यूड नहीं है, ये अंडर वैल्यूड है। डिविडेंड भी उसने बांटा है, 0.54% बांटा है। प्राइस कंपैरिजन अगर ये इस पे देखे तीन कंपनी में,
नेशनल एल्यूमिनियम और एमएमपी में तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे फर्स्ट हिंडाल्को इज इन ग्रीन सिग्नल व्हाइल नेशनल एंड एमएमपी इज इन रेड सिग्नल। अगर आप इस पे देखते हो तब आप दिखते हैं कि नेशनल, एमएमपी एंड हिंडाल्को इज ऑल आर 3 इन रेड फ्लैग्स। और ये तीसरे लेवल पे आप देखते हो तो तीनों भी जन जो है वो नीचे है, ये रेट पे नीचे है। पर आप देखते हो यहाँ पे हिंडाल्को के बारे में, हिंडाल्को इज ब्लू, तो हिंडाल्को की स्टेटस यहाँ पे ये है कि हिंडाल्को इज इन 4.46% अप। सेकेंड थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, होल्डिंग, जो मैंने बताया आपको, प्लेज प्रमोटर होल्डिंग इज इनसफिशिएंट सिग्निफिकेंट। मतलब यहाँ पे किसी भी प्रमोटर ने अपने शेयर जो है वो प्लेज नहीं किए हैं, बेचे नहीं है या गिरवी नहीं रखे हैं। तो दिस इज द गुड थिंग फॉर दिस स्टॉक। टोटल प्रमोटर होल्डिंग वो in last 6 months promoter holding in the company has almost stayed constant, मतलब उसमें चेंज नहीं है, प्रमोटर ने अपना स्टेक नहीं बढ़ाया। ठीक है, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको यहाँ पे बहुत अच्छे सारा दिख सकता है। सेकेंड थिंग, आप अगर देखो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ दिस कंपनी ये है 17.64%, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर यहाँ पे देखो आप उसमें 17.05, और तीसरा जो ये जो है एनालिसिस है उसने बोला है कि उसका CAGR 2.49 है। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपनी फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो भी देख सकते हो, इवन आप न्यूज़ भी देख सकते हो उसके बारे में। कुछ न्यूज़ कंपनी के बारे में आई है, तो इंडिया कैन बी एन एल्यूमिनियम सुपर पावर, ये एक न्यूज़ आई थी एक दिन पहले। और आप अगर देखो तो सारी स्टील इंडस्ट्री, JSW स्टील, ये लास्ट वीक में बहुत अच्छा उसने परफॉर्मेंस किया है। फिर उसके बाद में हिंडाल्को ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उसके बाद में टाटा स्टील ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, वेदांता ने अच्छा दिया है। मतलब ये जो है ये काफ़ी सारे एल्यूमिनियम में जो भी कंपनीज है वो इन्होंने काफ़ी सारा अपना परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है। कुछ इवेंट अगर कंपनी के हैं तो इवेंट भी यहाँ पे आ सकते हैं, मतलब डिविडेंड दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दी फंडामेंटल स्टडीज। फंडामेंटल स्टडीज के लिए मैंने आपको दो जो है दो वेबसाइट आपको यहाँ पे मैंने शेयर की है, screener.in और दूसरी है tickertape.in। ये दो वेबसाइट्स को आप लोग देख लो। I want to just finish this fundamental study fast, so I have covered this fundamental part and over to you for your questions। 5 मिनट हम लोग लेते हैं, ऑलरेडी 6 बज रहे हैं यहाँ पे, हम लोग 5 मिनट लेते हैं, अदरवाइज आई विल ओपन द विंडोज फॉर योर रिप्लाई ऑन क्वेश्चंस ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। आप लोग वहाँ पे भी अपने क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। व्हाट आई वांट टू डू, फंडामेंटल स्टडीज आपको पता होनी चाहिए और उसके लिए ये वेबसाइट पे जाके आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। फाइन, उसमें एक और चीज मैं ऐड करूं तो फंडामेंटल स्टडीज एंड एनालिसिस जो है टेक्निकल एनालिसिस, उसमें डिफरेंस ये है कि somebody having a BMW कार, ओके, बहुत हाई एंड कार है आपके पास, सो दैट इज द फंडामेंटल ऑफ दैट पर्टिकुलर कार, बट उसमें जो बैठे हुए लोग हैं वो उसको कैसे चलाते हैं, so that is the technical analysis। Is it technical? और मेरे लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो स्टॉक जो है वो डेली बेसिस पे कैसे परफॉर्म करता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर ITC के बारे में देखो, हिंदुस्तान लीवर के बारे में देखो, आपको पता चलेगा कि वो परफॉर्मेंस बेसिस पे लास्ट मंथ से कुछ अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। सो फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो है उनके लिए बहुत अच्छा एक नॉलेज हो सकता है टेक्निकल एनालिसिस का, जिसपे ऊपर वो लोग एंट्री लेना या नहीं लेना है वो डिसाइड कर सकते हैं। सो आई एम ऑल्सो वेरी वीक इन फंडामेंटल, आई विल agree दैट थिंग because I am not going that much deep in fundamental always,
क्योंकि जैसे मैंने 10-15 स्टॉक्स जो है वो लिस्ट आउट किए हैं, आई विल शेयर विथ यू ऑल पीडीएफ के साथ, और उसके रीजंस भी बताऊंगा कि वो मैंने क्यों फंडामेंटली स्ट्रांग बताए हैं। तो आप लोग अपने अपने अपनी फंडामेंटल स्टडी करके अपने अपने स्टॉक भी अलग से ले सकते हो, और हर एक ट्रेडर, हर एक इन्वेस्टर, हर एक एडवाइजर जो है वो अपना अपने नजरिए से उसको अलग अलग देखते हैं, तो उसमें काफी सारे डिफरेंसेस आ सकते हैं। आई कैन एग्री योर पॉइंट, कुछ चीजें मैं जो बोल रहा हूँ वही होगी वैसे नहीं है। यू कैन डू योर ओन स्टडीज, और जैसे मैंने पहले ही बताया कि यू हैव टू फॉलो योर ओन स्टडीज, किसी के ऊपर आप भरोसा नहीं करेंगे, ठीक है। स्टिल पीपल आर वेटिंग, आई डोंट नो, ठीक है। सो ओपन सर सेशन, प्लीज फायर योर क्वेश्चंस। 5 मिनट हम लोग देते हैं। स्क्रीनर कब यूज करना है और टिकर टेप कब यूज करना है? नहीं, दोनों भी आप साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो। screener.in पे भी आप जाके कर सकते हो, चेक कर सकते हो। इवन यू कैन यूज मनी कंट्रोल ऑल्सो, नोट डाउन द अनदर वेबसाइट मनी कंट्रोल भी कर सकते हो। moneycontrol.com, ये वेबसाइट में भी आपको काफी सारा फंडामेंटल मिल सकता है, ठीक है। बट फॉर टेक्निकल आई विल नॉट एडवाइज यू एनी वेबसाइट प्लीज। उसमें टेक्निकल में आप मत जाइए, टेक्निकल में आप लोगों को जो बताते हैं वेबसाइट्स उसमें आप मत जाइए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस हम लोग पर्टिकुलरली सीखेंगे कि वो कैसे करते हैं। फंडामेंटल में क्या है, वो सिर्फ देखना है, एनुअल रिपोर्ट रीड करना है, तो उसके लिए इट्स ओके कि आप कोई भी वेबसाइट, क्योंकि आप लोगों को उसका टाइम होना चाहिए, उतना टाइम होना चाहिए कि एनुअल रिपोर्ट को पढ़े पहले, और उसको एनालाइज करे, उसको स्टडी करे, उसको सिंक्रोनाइज करे डेटा को, और बाद में अपना डिसीजन बनाए। तो उससे अच्छा है कि ये वेबसाइट्स है वहां पे रेडीमेड, तो उसमें आप लोग अपना जो व्यू है वो बना सकते हो। फाइन, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? हेलो, यस राहुल। हाँ सर, अभी पी रेशो के बारे में क्वेश्चन है। पी रेशो में हमने जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से, उसका जो प्रैक्टिकल मीनिंग है उसके हिसाब से पी रेशो जितना ज्यादा उतना वो स्टॉक मतलब 1 to 20 में आइडियल है, ऐसा आइडियल है। लेकिन अगर कुछ पी रेशो ज्यादा है उसका मतलब उसका करंट स्टॉक प्राइस ज्यादा है, तो वो ज्यादा है मतलब वो बढ़ रहा है। और उसको ऐसा बोल सकते हैं क्या कि मतलब लोग खरीद रहे तो उसमें अच्छा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ? एग्जैक्टली आई एम एग्रीड विद योर पॉइंट। जैसे मैंने बताया कि अगर आप लोग टाउन में, अगर आप मुंबई से हो तो यू कैन इमेजिन द सिनेरियो कि मुंबई में अगर कुलाबा में अगर आपको फ्लैट खरीदना है, तो उसका फ्लैट का रेट जो है वो आपको स्क्वायर फीट एरिया जो है वो ज्यादा रेट मिलेगा, आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। अगर आप कंपैरेटिवली अगर कुलाबा छोड़ के अगर आप दूसरी साइड पे, या कोई आप पता करो कि कल्याण या बदलापुर या ऐसे इंटीरियर में अगर आपको लेना है, तो वहां पे आपके जो फ्लैट्स के रेट्स है वो भी कम आएंगे, और उसका स्क्वायर फीट रेशियो जो है वो रेट जो है वो भी कम आएगा। फाइन, तो अगर आपको अच्छी कंपनी चाहिए, अच्छी कंपनी में आपको पैसा लगाना है, तो पी रेशियो ऑलवेज हाई। ओके, जैसे मैंने क्लियर किया मेरी तरफ से, आई एम नॉट फॉलोइंग एनी फंडामेंटल, सिर्फ मैं उसमें देखता हूं कि उसका डेब्ट इक्विटी रेशियो कैसे है, प्रमोटर्स उसके क्या रेशियोज लेके आ रहे, और आरओसी जो है उसका क्या चल रहा है। ये 2-3 चीजें जो है वो देखने के बाद बाकी सारी चीजें जो है वो सेकेंडरी है। उसमें काफी सारी चीजों में, जैसे मैंने डेब्ट इक्विटी रेशियो में भी बताया आपको कि उसमें अगर बैंकिंग सेक्टर है तो उसमें वो होना ही है, उसमें डेप्थ रहेगा, उसमें डेप्थ रहेगा, ठीक है। और अगर अच्छी, जैसे अभी आईटीसी है या आप आईसीआईसीआई बैंक देखो, तो उसमें भी प्रमोटर होल्डिंग नहीं है उसमें, तो उसका मतलब प्रमोटर होल्डिंग 0 है, मतलब वो कंपनी खराब है, ऐसे नहीं है। तो फंडामेंटली आप लोगों को देखना है कि पहले तो वो कंपनी का मार्केट कैपिटल, बड़ी कंपनी होनी चाहिए, उसके पास खुद के एसेट्स है नहीं है, उसके लास्ट 5 साल के एटलीस्ट उसके डेटा अवेलेबल है या नहीं है। आप नई कंपनी में इन्वेस्टमेंट मत करिए, एटलीस्ट 5 साल के लिए तो वो कंपनी होनी चाहिए, उसके डेटा एनालिसिस करने के लिए चाहिए, तभी जाके उसमें इन्वेस्ट करिए। ओके, एंड व्हाट इज दिस एनालिसिस टेल्स यू, आप लोगों को ये एनालिसिस क्या बताती है, ये एनालिसिस आपको लॉन्ग टर्म के बारे में इन्वेस्टमेंट करना बताती है। ओके,
तो ये स्टॉक जैसे मैंने बताया, हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर आज खराब परफॉर्म कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें आप लोग नहीं जाए। उसका मतलब ये है कि उसको आपको वो रेट, वो स्टॉक कम दाम में मिल रहा है, तो यू कैन गो फॉर द लॉन्ग टर्म। इज इट क्लियर? आपको Yeah. समझ में आ रहा है ये चीज? Yes. Yes, sir. कंपनी परफॉर्म नहीं करती है कभी कभी अच्छे से, ठीक है? तो ऐसे नहीं है कि उसमें आप नहीं जाए। लॉन्ग टर्म मतलब कम से कम 5 साल के लिए कंपनी में आप लोग देखेंगे नहीं, कम से कम 5 साल। जो भी स्टॉक्स है वो आप सिर्फ खरीदते रहेंगे 5 साल के लिए। एंड लॉन्ग टर्म मीन्स नॉट 5 years, मोर देन 5 years, ठीक है? तो वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग हियर, फंडामेंटल्स चेक करना, फंडामेंटल सीखना, तो दैट इज फॉर दी व्हाट, लॉन्ग टर्म, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कुछ है। Will you be sharing the notes for the same? Yes, Trupti, I will share the notes, but जैसे मैं आई एम नॉट बिलीव इन पीपीटी एंड नोट्स कि वो मैं सिर्फ पढ़ के आपको नहीं रट्टा मारूंगा। तो शायद मेरा जो एक्सप्रेशंस है आपके साथ आज की सेशन का, वो शायद वो लाइन पे होगा बट नॉट इक्वल होगा, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो शायद दूसरे तौर पे, क्योंकि आज की सिनारियो पे लेके मुझे वो सेशन करना होता है। तो ये मैंने जो जहाँ पे ये स्टॉक्स निकाले हैं या मैंने जो नोट्स निकाले हैं, तो दैट आई थिंक 1 साल पहले या 1.5 साल पहले के नोट्स है। तो मे बी वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसके लिए मैंने वो कंसिडर किया है, तो वो शायद ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट यू कैन गो विद द फंडामेंटल स्टडीज, और मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा इमीडिएटली अभी, ठीक है? Thank you, because I'm very new to this and I'm a science student. मेरे लिए तो पूरा बाउंसर है, लेकिन I'll go through it. प्लीज जरा आप अपना वॉइस बढ़ाएंगे तो, क्योंकि मुझे बहुत कम सुनाई आ रहा है। अच्छा, I'm a science student और ये मेरे लिए पूरा बाउंसर है, तो एटलीस्ट नोट्स मिलेंगे तो एटलीस्ट इट विल हेल्प मी आउट। Yes, Trupti, don't worry. Fundamental is always bouncer. Don't go for fundamental. Fundamental में सब लोग जितने जो भी बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने 10-15 कंपनी निकाल के रखी है अपने लिए। Don't worry about fundamental, but you have to worry about technical. Okay. You have to worry about technical. Okay. टेक्निकल में आप ये मत बोलिए कि सर ये बाउंसर हो रहा है, तो उसके लिए आपको अपने जो सॉक्स है वो पुल करने पड़ेंगे, ठीक है? Okay. Thank you. I will share, definitely I will share. Yes, anybody? Okay, so I think in a good note, we will conclude our session today. Okay, so on good note, we are closing our session here. So see you all, thank you, and we will have a session next Sunday. Next Sunday. Next Sunday we will not having a session. Okay, thank you very much. Okay, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much.